यस सर, आया हुआ है इसमें क्वेश्चन। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन, सुन लो। तो फेडरलिज्म, सर एक बार फेडरलिज्म और फेडरेशन का जो डिफरेंस है वो मेरे को उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। फेडरलिज्म में फेडरेशन, फेडरेशन ही तो फेडरलिज्म हुआ। फेडरलिज्म मतलब होता क्या है? सिस्टम इन विच वी शेयर पावर, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के बीच में होता है। गवर्नमेंट जब एक सेंट्रल लेवल की, हायर लेवल की क्या करती है, लोअर लेवल से पावर शेयर करती है, और जनरली हम उसको क्या बुलाते हैं, सेंटर एंड स्टेट। तो ये फेडरलिज्म है। ठीक है, द वे इट इज डूइंग द थिंग्स विच आर डन ओवर हियर इज नोन एज फेडरलिज्म। और उसको, उसने फेडरलिज्म में कई सारे फेडरेशन है। ठीक है, फेडरेशन, और फेडरेशन में आपने प्रैक्टिस को क्या करते हैं, फेडरलिज्म ही करते हैं, बस उसको फेडरलिज्म, फेडरेशन के नाम से बुलाया गया है। उनका अपना अलग, सबका क्या अलग अलग तरीका है फेडरलिज्म को क्या करने का, प्रैक्टिस करने का। किसी का है कमिंग टुगेदर का है, किसी का होल्डिंग टुगेदर का है। जनरली यही मेन दो है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, ओके आपने सर। पढ़ा होगा डीपीपी में कन्फेडरेशन के भी बारे में भी डिस्कशन किया गया है। अब कन्फेडरेशन जैसे एशियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब क्या है, कन्फेडरेशन है। यहाँ पे आने और जाने की इजाजत हर कंट्री को है। ठीक है, जैसे ईयू में कितने, 27 है। ठीक है, कंट्रीज हैं। तो ये कन्फेडरेशन है एक, जिसमें कंट्रीज क्या है, एक साथ आके क्या कर रही हैं, अपने जो है कि रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं अकॉर्डिंगली। तो कन्फेडरेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो मेनली आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में है वो कौन सा है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ये फेडरेशन है, एक ऐसा फेडरेशन जो क्या प्रैक्टिस करता है, फेडरलिज्म। समझ में आया? अलग अलग फेडरेशन क्या करते हैं, किसको प्रैक्टिस करते हैं, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर। दैट्स ऑल। सर सर फेडरेशन में कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती है कि कोई जो कंट्री उसमें है फेडरेशन में वो लीव नहीं कर सकती उसे। हाँ, होल्डिंग टुगेदर में है ना। ठीक है, ओके। ओके सर। फेडरलिज्म में हम लोगों को स्टार्ट करना है विद डिसेंट्रलाइजेशन। सर यस। सर वो बुक में लिखा था कि मुझे वो पूछना था सर, रिजर्वेशन फेडरलिज्म मतलब क्या रिजर्वेशन होता है? मतलब फेडरलिज्म में रिजर्वेशन होता है क्या? फेडरलिज्म में रिजर्वेशन, सर वो बुक में एक वो लिखा था मतलब कन्वर्वेशन में कि इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इन इंडिया। तो इसमें बताना है कि वो गलत है तो क्यों। ओके, ऑन विच पेज यू आर? सर 16, लेट्स रिवाइज। स्क्रीन इज विजिबल टू? नो सर। नो सर। नो Okay, सर। screen is not visible. Okay, I forgot to share. Okay. Now screen is visible. दिख रहा है सभी को स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। यस सर। Okay. यस सर। यस सर। यस सर। Yes, wait. On which page you are? सर 16। Is that strange? Did our constitution maker not know नो about सर, इसके federalism? ऊपर ओ लेट्स सर रिवाइज ऊपर तो बोला लेट है। अस रिवाइज। यस सर, ये Where? If federalism work only in big countries, why did Belgium adopt it? नो ये? सर, नो सर। सर यस सर, ये ये है। Okay. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के ऊपर। तो ये आपने पढ़ा है पूरा? यस सर, वो खागराज ने बोला है आई डोंट लाइक फेडरलिज्म। सर वो हाँ वाली लाइन। सर हाँ। इसमें रिजर्वेशन। It would lead to reservation of seats for different caste or group as in India. ओके, आवर मीन्स देखो फेडरलिज्म में रिजर्वेशन भी होता है। ओके, सरिता क्या कहती है, आवर इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, वी डोंट नीड फेडरलिज्म, ऑल दैट। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि फेडरलिज्म में आप जो पूछ रहे हो कि फेडरलिज्म में रिजर्वेशन है, ये पूछ रहे हो?
यस होता सर। है, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। और अगर रिजर्वेशन है तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? इज दैट योर क्वेश्चन इज? ओके, तो हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था। यस सर। उसमें क्या पढ़े थे? फॉर्म्स पढ़े थे, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, फिर वर्टिकल पढ़ा, फिर सोशल ग्रुप्स वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। यस सर। तो सोशल ग्रुप से अगर हम पावर शेयर कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में क्या है? इन इंडिया वी फाइंड डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी, लेट मी टेल यू। ओके, ह्यूज डाइवर्सिटी, पीपल विथ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज आर लिविंग टुगेदर इन दिस बिग कंट्री। ठीक है, अब इस बिग कंट्री में इतने लोग जब रह रहे हैं, सो देयर इज अ नीड ऑफ रिजर्वेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि कुछ कास्ट ऐसे भी होंगे जो कि हिदरटो इल ट्रीटेड होंगे, फॉर पर्टिकुलरली दलित्स, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनको भी क्या करना है? सिस्टम में इंक्लूड करना है। रिजर्वेशन देने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एजुकेशन के बेसिस पे। ओके, और एजुकेशन है, फिर दूसरा है आपका इकोनॉमिक फ्रंट, और तीसरा क्या है? मैंने पढ़ाया है 9th में। एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, और सोशल है, सोशल फ्रंट। तो इस तीनों पैरामीटर्स को चेक करके क्या किया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है इंडिया में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को दिया जा रहा है, दूसरे ग्रुप को नहीं दिया जाएगा। देखा जाएगा जो इस तीनों फ्रंट में क्या होंगे, वीक होंगे, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। फेडरलिज्म का रिजर्वेशन से कोई बहुत बड़ा ताल्लुकात नहीं है। फेडरलिज्म मतलब कि अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग एट गवर्नमेंट लेवल। ओके, अब रिजर्वेशन आपको सपोज शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एससीज एंड एसटीज को मिल रहा है लोकसभा में। आप देखोगे सीट्स में उनको क्या रिजर्वेशन है, 84 एंड 47। पढ़ा है आपने? 9th में होगा। यस सर। Yes, पर sir. 1 सितंबर Yes, 2012। sir. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इनको इनके लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये क्या है, दे आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड। अगर इलेक्शन ऐसे जनरल होगा तो दे विल नॉट गेट द चांस टू गेट इलेक्टेड बिकॉज दे हैव लैक ऑफ मनी एंड मसल पावर। पढ़ा है सब? यस सर। मनी एंड मसल पावर, इसकी क्या होगी? कमी होगी। सो इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और डेमोक्रेसी will not be called a democracy when, ठीक है, a democracy will not be called a democracy if its all communities are not represented properly। ठीक है, तो इनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिस्टम बनाए गए हैं। समझ में आया? सर क्लियर है? यस सर। हाँ, सर अभी भी मतलब कुछ कम्युनिटीज फेडरलिज्म की में हमने रिजर्वेशन पढ़ा जरूरी है नहीं है, कि जो तो सेंटर है वो भी तो रिजर्वेशन करती है एंजॉय। वहां पे जो लिसन, वहां पे जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है सेंटर। फेडरलिज्म में अभी तक जो पढ़ा है सेंटर और स्टेट के बारे में पढ़ा है, एंड लोकल। ओके, तो ये सेंटर अपना क्या करता है? पावर किसको देता है? स्टेट से शेयर करता है। स्टेट किससे शेयर करता है? लोकल से। अब इसमें देखा जाता है कि पावर करना है किससे? सभी ग्रुप से। ओके, सभी से जब करना है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन दी जाती है। रिजर्वेशन इज नॉट बैड फॉर इंडिया, लेट मी टेल यू इन अ होल वे, इट इज नॉट अ बैड आइडिया। अब आज के डेट में जनरल कैंडिडेट्स आर आल्सो गेटिंग रिजर्वेशन, यू नो दिस, 10% रिजर्वेशन। सुना है? जनरल कैंडिडेट आर आल्सो गेटिंग रिजर्वेशन। यस सर, 10% आपने बताया भी था। हाँ, 10% उनको भी मिल रहा है। तो रिजर्वेशन is not a bad idea overall। अब इसमें कुछ फ्रंट हैं, कुछ ifs and buts हैं, that I cannot discuss over here। ठीक है, I will discuss it later on। अभी के लिए समझ में आया? सर जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? किसको जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन की जरूरत है? क्योंकि सैलरी कम है, कुछ 8 लाख से शायद। इकोनॉमिक फ्रंट, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट में कुछ ऐसे जनरल कैंडिडेट्स हैं जो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं? पुअर होते जा रहे हैं। अगर उनको अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा तो उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। और इसका बेटर आंसर कौन दे सकता है? इसका बेटर आंसर दे सकते हैं आपकी गवर्नमेंट। ठीक है सर, पर आपने तो कहा था कि एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल में तीनों में जो होंगे उन्हीं को मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट में देखा जा रहा है कि
means not doing well and it is the need of the hour. अब जब रिजर्वेशन मिला था, इवन बाबा भीमराव अंबेडकर ऑल्सो सेड कि हर 10 साल बाद क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, बट दिस हैज नॉट बीन डन. व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट? वोट बैंक. क्या है वोट बैंक? अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, दैट वी कैन नॉट डिस्कस ओवर हियर. ठीक, रिजर्वेशन को रिवाइज करना चाहिए था. अब इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि एससी एसटीज में कुछ ऐसे भी हैं जो एजुकेशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुके हैं, बट सोशली नहीं हुए हैं, मतलब लोगों का कहना है, तो उनको फिर भी रिजर्वेशन मिलता है. ओके, अब सपोज एक आईएएस का बेटा है, ठीक है, आईएएस का बेटा है, उसको भी क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है. ठीक है, ही ऑल्सो गेट्स रिजर्वेशन. क्या उसे मिलना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आईएएस के बेटे हैं, उनको क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है? उनके जगह किसी और को मिल जाए रिजर्वेशन जो कि दलित बैकग्राउंड से हो, किसी और दलित का क्या हो जाएगा? अपलिफ्टमेंट हो जाएगा. बहुत सारे देखो इसमें इफ्स एंड बट्स हैं. ओके, वी कैन नॉट डिस्कस होल द थिंग ओवर हियर. ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड वी विल नॉट इंडल्ज आवरसेल्व्स इन डिबेट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. I will continue with the topic. Okay. Our सर मेरा एक डाउट है. सर बोलिए. सर मेरा एक्चुअली होल्डिंग कमिंग टुगेदर में एक डाउट था सर. बहुत समय पहले एक यूएस में ही टेक्सास से कुछ रिलेटेड कुछ सिविल वॉर्स हुए थे, और मतलब ऐसे कुछ वो उसका एग्जिट होने का कुछ हो रहा था. तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले सर्च करा था गूगल पे कि मतलब टेक्सास लीगली गेट आउट ऑफ यूएस. तो फिर बहुत सारे साइट्स में ऐसे दे रखा था कि इट कैन नॉट लीगली सेसीड फ्रॉम द यूएस. सर तो वो एक बार बता दीजिए. हाँ, तो इसमें देखो, मैंने यही तो बताया, अगर वो कन्फेडरेशन होता तो उसमें वो निकलने का ऑप्शन होता. ठीक है, बट कन्फेडरेशन नहीं है, तो क्या है वो? एक तरह का फेडरेशन जिसमें कि वो लोग साथ में आए हैं, एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है. ओके, और लीगल एग्रीमेंट हुआ है तो लीगल एग्रीमेंट में कई सारे क्लॉज हैं. ठीक है, उस क्लॉज के अंतर्गत आप जो है कि बड़े आसानी से नहीं निकल सकते. इंडिया में से तो निकल ही नहीं सकते, इंडिया में तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ. ठीक है, और वहां पे क्या है, उसमें जो है कि उसमें ये ऑप्शन है कि आप आसानी से वहां से भी नहीं निकल सकते. ठीक है, आप आ तो गए हैं, अब वो डिपेंड करता है वो क्लॉजेस क्या क्या हैं. इवन आई विल हैव टू लुक आफ्टर दैट क्लॉजेस. ठीक है, एंड आई नो दैट इट इज वेरी इजी टू रिलीज आवरसेल्फ, मींस फॉर एनीबॉडी, फॉर एनी कंट्री फ्रॉम अ कन्फेडरेशन. कन्फेडरेशन से निकलना इजी हो जाता है. ठीक है, जस्ट लाइक ब्रेक्सिट आपने देखा, ब्रिटेन निकल गया ना. यस सर. दैट्स ऑल. सर ठीक है. हाँ सर, बुक में एक टर्म दे रखा है रीजनलिज्म. सर एक बार समझ नहीं आया वो. ये रीजन है जो है यूरोपियन यूनियन से निकल गया है. हाँ, ब्रेक्सिट लॉ की वजह से. हाँ, कौन से लॉ? ब्रेक्सिट लॉ. ब्रेक्सिट नाम है ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. ओके सर. सर ये किसने पास किया था ये लॉ? ब्रिटेन वाले ही पास करेंगे. ब्रिटेन यूके गवर्नमेंट ही अलाउ करेगी तभी तो क्या होंगे. यूके पर्टिकुलरली, ब्रिटेन कह रहा हूँ, यूके का निकलना है. ठीक है, और ये ओवरऑल यूरोपियन. ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या डिफरेंट है? ये हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब पढ़ेंगे तब वहां बताऊंगा. ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ये हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में डिस्कस करेंगे. यूपी. किसी ने रीजनलिज्म पूछा है, सुन लो. यस सर. थैंक यू सर. रीजनलिज्म मतलब देखो, ये रीजन ए है, ये रीजन बी, रीजन सी. अब रीजन ए मान लो ये महाराष्ट्र है, रीजन बी मान लो ये यूपी है, रीजन सी मान लो ये गुजरात है. ठीक है, तो यहाँ के लोग जो नेटिव हैं वो क्या करते हैं, उनका मानना है कि दूसरे जगह से जो लोग आते हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं उनको नहीं आना चाहिए. हम अपने जगह हैं, ठीक है, और हम अपने जगह अपना क्या करें, डेवलपमेंट करें. वो जब आ जाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट क्या हो जाती है, रुक जाती है. ठीक है, जैसे पीपल फ्रॉम यूपी महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ की जॉब्स क्या हो जाती हैं, फिर जॉब्स डिक्रीज हो जाती हैं. वहाँ के नेटिव को जॉब नहीं मिल पाती. तो वहाँ के नेटिव का कंसर्न है कि वाई पीपल फ्रॉम यूपी आर कमिंग ओवर हियर इन ऑर्डर टू टेक जॉब्स, जबकि ये फंडामेंटल राइट है. ठीक है, दैट यू कैन गो एनीवेयर, बट देयर इज अ कंसर्न ओवर इन द पीपल ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे अगर इस तरह की भावना बढ़ती है अगर, तो दिस इज व्हाट नोन एज रीजनलिज्म. वो अपने रीजन को क्या करते हैं,
प्रमोट करते हैं दैट दिस इज आवर रीजन एंड वी विल लिव हियर, नोबडी फ्रॉम अदर स्टेट विल कम एंड लिव ओवर हियर और टेक अवे द जॉब्स. ठीक है, सर because this is our, we have the very right of our job which are being generated in this particular state. और this is what happened in case of America. अमेरिका के भी केस में यही होता है. आप डोनाल्ड ट्रम्प को देखोगे, वो कहता है क्या, अमेरिकन फर्स्ट. क्यों? क्योंकि people from all over the world used to come over there in America and they take away the jobs of Americans. This is what Donald Trump says. Is that clear? समझ में आया? देखो ये सब कुछ आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है? This is not syllabus. सर अगर दो कंट्रीज बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो फिर वहां पे भी रीजनलिज्म स्ट्रिक्टली फॉलो होगा अगर उन दोनों के सिटीजन्स के बीच में बात होगी तो. डिपेंड करता है कैसे जो है कि रिश्ते हैं. फॉर एन एग्जांपल, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉर्डियल रिलेशन है, नियरली, ठीक है. कुछ कंसर्न है जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग रहते हैं. बिहार, यूपी बिहार का देखो कॉर्डियल रिलेशन है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं. डिपेंड करता है. रीजनलिज्म अलग अलग जगहों पे, साउथ में रीजनलिज्म आप ज्यादा देख सकते हो, ठीक है. तो चलो ठीक है, अब इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है. हम लोग इसको फिर बाद में पिकअप करेंगे और डिस्कस करेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानो. तो कहाँ पे मैं था? डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे हैं पूछते हैं सर एग्जाम में क्या आएगा, तो एग्जाम में यही आएगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है. सभी को सुनाई दे रहा है ये? यस सर. एग्जाम में यही आएगा. सिर्फ यही आता है एग्जाम में. यूटी या तो यूटी में आ जाएगा, हाफ ईयरली में आ जाएगा, अगर कहीं नहीं आया तो बोर्ड में आएगा. बोर्ड में तो बहुत ज्यादा चांस है डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, सेंट्रलाइजेशन से क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन समझते हो, नाम सही समझो. ये सेंटर है, सेंट्रलाइजेशन जब यहां से सारा क्या हो, कंट्रोल हो, ठीक है. अब इसको क्या कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर यहाँ पे भी दे दो, यहाँ पे भी दे दो, मतलब एक सेंटर नहीं है, कई सारे सेंटर है, सब सेंटर्स हैं. तो दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन मींस. और आपने पढ़ा भी है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट पढ़ा है. तो फेडरलिज्म में क्या होता है, जनरली 2 tier ऑफ गवर्नमेंट. इन इंडिया वी हैव अ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट? थर्ड लेवल की क्या रिक्वायरमेंट आ गई ऐसी? ऐसा क्या हो गया 3 tier इज रिक्वायर्ड? सर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि सेंटर और स्टेट पे लेवल पे भी वो उसे मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे. तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन ये लिख लो, यूपी के ये लिख लो, इज बिगर देन रशिया. देखो इसको कहीं पे, पॉपुलेशन सर. ओके, ये पॉइंट लिख लो. अब यहां पे लिखो महाराष्ट्र एज बिगर एज जर्मनी, ठीक है. तो अब ये बड़े बड़े कंट्री, ठीक है. अब एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रशिया इज द biggest country, but in terms of population UP is bigger than Russia. Is that clear? तो अब इसमें क्या है, population, huge population. We have huge population, and in order to execute administration effectively and efficiently, we need 3rd tier of government. ठीक है, समझ में आ रहा है? इफेक्टिव. सर आईएएस ऑफिसर्स भी लोकल गवर्नमेंट में ही आते हैं? नहीं, लोकल गवर्नमेंट में आपके, अभी मैं बताऊंगा, लोकल गवर्नमेंट समझाऊंगा तो उस पे लिखना, ठीक है. अब इस पे डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन लिख लो आप लोग. आई थिंक यू ऑल नो, ठीक है. व्हेन पावर, लिख दूं या लिख लोगे? लिख लेंगे सर. हाँ, दीजिए एक बारी. तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन हुई कहाँ थी?
decentralization, I think it is in the state of Rajasthan. I'll have to look after this. ठीक है. ये सब कौन सी कंट्री में हुई थी सबसे पहले? कंट्री डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेन है, जो मेन कंसेप्ट है, वो गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है, विलेज. तो आई थिंक विल बी इंडिया, बट चेक दिस आउट आल्सो दैट वेयर विच इज द फर्स्ट कंट्री. ठीक है, बिकॉज जो ये कंसेप्ट है ये डिसेंट्रलाइजेशन का, वो इंडिया का ही है, पंचायती लेवल एंड म्युनिसिपैलिटी. गांधी जी वाज वेरी एप्ट ऑफ अडॉप्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, अब देखो दिस इज एन ओपन एंडेड टॉपिक. ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस टॉपिक. तो सर, अगर आपको इस पे रिसर्च करना है तो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ योर नेट. ठीक है, गूगल इट आउट. बट आई विल रिकमेंड यू दैट वट एवर आई एम टीचिंग यू, यू शुड गो आफ्टर दैट ओनली. ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन सोशल साइंस, यू विल हैव टू फोकस ओनली व्हाट आई एम टीचिंग. डोंट गो बियॉन्ड दैट, अदरवाइज यू कैन फेस प्रॉब्लम. ठीक है, इज दैट क्लियर? सर, यस. सर यहाँ पे पावर का क्या मतलब है? कहाँ पे पावर है? सर, जो पावर शेयरिंग आपने आपने पढ़ा definition नहीं है? पावर शेयरिंग पढ़ाया है ना मैंने. डिफरेंट काइंड सर, ऑफ मैं पावर. वैसे पूछ रहा हूँ कौन कौन सी पावर्स? पावर कुछ जो है कि डिपेंड करता है, जैसे कि अब लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि वो आपने जो है रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. कुछ केसेस को अपने लेवल पे ही वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. कुछ फंड्स जो है कि क्या कर सकते हैं, लेवाई कर सकते हैं. मतलब फंड हियर रेफर्स टू टैक्सेस. कुछ टैक्सेस भी अपने लेवाई कर सकते हैं. लॉट ऑफ काइंड ऑफ पावर. पावर मीन्स पावर, अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. इज दैट क्लियर? और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पावर होंगे वही दिए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि द मेन कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन. अब डिसेंट्रलाइजेशन पहले भी था इंडिया में. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन थ्रू डिफरेंट मूवीज एंड यू हैव लुक इट आउट ओवर देयर कि क्या जो है पावर शेयर ये डिसेंट्रलाइजेशन है. आपने कई सारे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा. आई थिंक मूवी लाइक बुलंदी, सूर्यवंशम, देखा है सब? यस सर. यस सर. पंचायती कितना स्ट्रांग होती है. तो नहीं सर, मैंने इनमें से कोई भी सुन लो फिर. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो है लोकल लेवल पे पावर को दिया जाता है कि जो लिटिगेशन प्रोसेस है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके. अब देखो व्हाट वाज द कांसेप्ट व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन. इफ समवन आस्क यू व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन is required in India, so what you will answer in that case? ये भी आ सकता है क्वेश्चन. सर लिख लो पहले, ये लिख लो, फिर क्वेश्चन डाउट पूछना. why decentralization is required in India? ठीक है, तो लिखो इसमें large number of
ठीक है, एक्सेट्रा। तो आप इसमें ये अपने बुक में से इसमें देखकर और भी नोट्स बना लीजिएगा। तो वन ऑफ द मेन कॉज देखो, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड, ठीक है, बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कई सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं जो कि लोकल लेवल पे ही क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े भी क्या हो सकते हैं, लोकल लेवल पे सॉल्व हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो एक कारण ये भी है, पीपल हैव बेटर नॉलेज इन देयर लोकेलिटीज, ठीक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब वो वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है, तो यहीं के जब रहने वाले हैं तो यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी तो बेहतर तरीके से समझते होंगे। कोई भी अगर इश्यूज एज सच आती है तो उसको क्या कर सकते हैं, मिलके सॉल्व आउट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द बेटर नॉलेज ऑफ दैट प्लेस। अब कोई बाहरी आएगा तो उसको थोड़ी पता है यहाँ का क्या सिनेरियो ओवरऑल, यहाँ का सिनेरियो कौन जाता है, यहाँ के लोकल लोग ही जानेंगे ना। इज दैट क्लियर? दे नो वेयर टू स्पेंड मनी, पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, यहाँ के लोग ही उसको बेहतर जानते हैं। इनको तो पता भी नहीं है, ये तो आ रहे हैं, इनसे अगर जो है कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कह दिया कि ठीक है यहाँ पे कुछ पैसे की जरूरत है, यहाँ नहीं, यहाँ खर्च कर दो, तो वो क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। अगर मान लो ये रिप्रेजेंटेटिव है भी नहीं, यहाँ की जनता ने, कुछ लोगों ने जो पावरफुल है उन्होंने अपनी बात कह दी इनसे, तो इन्होंने वो काम कर दिया, ठीक है। बट लोकल लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो क्या है, लोग इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में। कोई भी XYZ काम करने से पहले इन सभी से क्या ली जाती है, राय मशविरा ली जाती है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। डेमोक्रेसी में क्या होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। मोर एंड मोर पीपल विल इन्वॉल्व इन डेमोक्रेसी। आपने ये पढ़ा था ना कि द शेयर ऑफ वोट शेयर इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पढ़ा था जब हमने यूएस से कंपेयर किया था, अदर कंट्रीज से कंपेयर किया था। यस सर, यस सर। उस केस में इंडिया में बढ़ रहा था, इंडिया का ग्राफ बढ़ते हुए देखा था आपने, देते हैं वोट। हाँ, इंडिया का ग्राफ बढ़ते हुए दिख रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को कुछ आए या ना आए, कुछ कर रहे हैं या ना कर रहे हो, बट उनको एक चीज उनमें कॉमन रहेगा। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वो पॉलिटिक्स से वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है कि इनको वोट देना है, इनको वोट नहीं देना, कुछ नहीं आता है, वो बात की बात है। बट पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी आपको मिल जाएगा भारत में। Is that clear? That's why decentralization is required. सर डिसेंट्रलाइजेशन में कोई प्रेजेंस नहीं होता स्टेट और सेंट्रल का। होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या करना, एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज ना करके क्या करना, डिसेंट्रलाइज। एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाना जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हों जो कि लोकल लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाए। अब इसमें अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली यू विल हैव टू मूव टू स्टेट लेवल और इफ नॉट सॉल्व टू सेंट्रल लेवल, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉब्लम वो डिपेंड करता है किस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर नहीं तो फिर जुडिशरी लेवल तक भी जाएगा। जुडिशरी में कहाँ, पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट लेवल, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेवल। छोटे मोटे झगड़े यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे तो यहीं पे सॉल्व कर दो। ऑलरेडी हाई कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग है, क्या वो सॉल्व होते हैं? नहीं होते। तो छोटे मोटे झगड़े हैं, लोग आसपास के पास पड़ोसी हैं, आपस में बातचीत करके क्या कर लिया, चीजों को सॉल्व कर लिया। तो सर डिसेंट्रलाइजेशन में भी सेंट्रल और स्टेट की ही पावर हमें ज्यादा होगी। हाँ, ये तो सिर्फ एक जो है कि पावर दिया गया है स्टेट को, ठीक है। स्टेट ने दिया है किसको, लोकल लेवल को, कि आप क्या करिए, इस पावर को एंजॉय करिए। ये थोड़ा सा मिट गया, डिसेंट्रलाइजेशन ही है सर। यस सर लिटिगेशन प्रोसेस मतलब वही कानूनी कार्रवाई, ठीक है, कागज पत्तर वाली कार्रवाई। सर पावर शेयरिंग और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? पावर शेयरिंग और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही तो पावर शेयरिंग होता है। काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके सर। तो सर इसमें पावर शेयर करते हैं, गवर्नमेंट में इसमें पावर शेयर करते हैं। ये मिटा दें, सभी ने कर लिया है। हाँ, क्या कह रहे थे? और कि पावर शेयरिंग में पावर शेयर करते हैं और वर्टिकली, और इसमें भी डिसेंट्रलाइज सेंटर से स्टेट। वर्टिकल वाला पढ़ा था ना आपने, वर्टिकल वाला तो पढ़ा था ना आपने। यस सर। तो वर्टिकल वाले केस में आपने क्या पढ़ा था? in case of vertical you studied that the power of center has been given to state level, and even I taught you that
that in India we have a third tier of government. Okay, that is known as local government, panchayati and municipality. So we studied in power sharing. Okay, so due to decentralization, power is being shared. A way of power sharing. Decentralization is a way of power sharing. सर अब देखो, yes. सर लोकल गवर्नमेंट में अगर करप्शन हो तो उसे कौन लुक कर आफ्टर करेगा? स्टेट लेवल पे भी अगर करप्शन हो तो कौन रोक रहा है? सेंट्रल लेवल पे भी करप्शन हो तो उसको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है. करप्शन इज करप्शन, एवरीवेयर यू विल फाइंड करप्शन. ओके, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, थ्रू डिफरेंट प्रोसेस वी ट्राई टू मिनिमाइज करप्शन. ठीक है, इन एवरी कंट्री यू विल फाइंड वन वे और द अदर काइंड ऑफ करप्शन. ओके सर. यस सर, दिस मींस वेट करो, थोड़ा सा लिख लो, फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पे. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल, एनटीएससी के लिए लिखवा रहा हूं, अमेंडमेंट एक्ट. 73rd इज फॉर 1992 लिख लो. हालांकि ये पास हो गया था 1992 में, बट इंप्लीमेंट कब हुआ था? 1993 में. ठीक है, बिल पास होता है और एक्ट बनता है, ये जानते हो ना. तो बिल पास हो गया था दिसंबर 1992 में. ठीक है, और वो अप्रैल जून में जाके 1993 में इंप्लीमेंट हो गया. 73rd इज फॉर पंचायती. ओके, एंड 74th इज फॉर म्युनिसिपैलिटी. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर NTSC. In which part of our constitution do we find local government? Part 9. Part 9 for panchayati and part 9A for municipality. Is that clear? Panchayati या पंचायत for rural areas. अब यार टीवी बंद कर दे, क्लास ले रहा हूँ. म्युनिसिपैलिटी अर्बन एरिया. क्वेश्चन क्या था सर? ये पार्ट क्या होता है? पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है ना, 22 पार्ट्स, अलग अलग क्लॉज होता है ना. जैसे चैप्टर 1 अपने आपके किताब में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, होता है. यस सर. वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं. ठीक है, कितने टोटल कितने पार्ट हैं? 22. शेड्यूल कितने हैं? 12. इफ यू वांट यू कैन राइट. तो उसमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ एक पार्ट ही पंचायती के लिए और एक पार्ट म्युनिसिपैलिटी के लिए है. सुनो, पार्ट, ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 9, ठीक है, उसी में पंचायती के बारे में. अबे यार टीवी बंद कर दे यार, मैं केल्विन की क्लास ले रहा हूँ, समझा कर. व्हाट हैपेंड? कौन है ये? म्यूट करिए अपने माइक को इफ यू वांट टू टॉक समथिंग एल्स. ठीक है, हाँ. तो पार्ट 9 में पंचायती के बारे में डिस्कशन है, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी के बारे में डिस्कशन है. 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. 1992 से पहले भी हमारे पास क्या था? लोकल गवर्नमेंट थी. वी डू हैव लोकल गवर्नमेंट प्रोविजंस. ठीक है, बट उसमें क्या होते थे? इलेक्शंस इररेगुलर होते थे. इलेक्शन क्या होते थे? इररेगुलर. वी डू हैव दिस पंचायती एंड ऑल, बट रेगुलर इरेगुलर इलेक्शन होते थे. ठीक है, फिर उसके बाद और क्या लूप होल था? दे डोंट हैव एनी रिसोर्स ऑफ देयर ओन. दे डोंट हैव एनी रिसोर्स ऑफ देयर ओन. तो पैसा भी नहीं है, तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था. तो आप देखो टाइम पीरियड क्या है? 1992. याद है आपको? इस समय क्या हुआ था? वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ था, रियो दे जेनेरियो. यस सर. एजेंडा 21. वन ऑफ द main objective of local agenda 21 is that local government should also have their own agenda 21. समझ में आ रहा है? तो don't write something anywhere in your copy or anywhere in your notebook. ठीक है, but try to understand this कि अब यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा हुआ, तो वहां यहाँ पे भी रियलाइज होने लगा कि नहीं, इन ऑर्डर टू, और भी बहुत सारे कारण हैं, एक तो मैंने ये बताया, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन आवर लोकल, ठीक है, वी विल हैव टू
गिव सम पावर। तो 73rd और 74th में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला। कौन सा पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गया तब ये स्ट्रेंथन हो गया हमारा लोकल गवर्नमेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है क्या, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल डू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में 1992 का तो ये डिस्कशन कर रहा हूं, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रोविजन 1992, ठीक है। तो प्रोविजंस ऑफ 1992 में पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया टू कंडक्ट इलेक्शन, ठीक है। और ऑब्वियसली किसका है, लोकल गवर्नमेंट का। इसको पूरा शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप। व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। इसके पीछे जो भी मैंने लिखवाया उस पर भी शॉर्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सीट्स आर रिजर्व्ड। वन बाई थर्ड सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये पढ़ा है आपने? यस रिजर्व सर। कॉन्स्टिट्यूएंसी, यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंसी जब पढ़ा था पिछले साल तब उसमें मैंने बताया था, ठीक है। मनरेगा में भी है 1/3 सीट रिजर्व वुमेन के लिए। यस सर, मनरेगा में भी है। यस, मनरेगा 100। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनका कौन कराता है चुनाव? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? शेयर करती है पावर। क्या शेयर करती है? पावर, रिवेन्यू, ठीक है। एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो पूछ लो। सर केरला में तो 40%। एक बार इसको फिर से सुन लो, फिर मैं आता हूं डाउट पे। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है क्या करना? इलेक्शन कराना। किसका? लोकल गवर्नमेंट का। ओके, लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी। ओके, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज। सीट्स रिजर्व होते हैं इलेक्टेड बॉडीज में, ठीक है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो SC ST एंड OBCs होंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव हेड जो ओवरऑल उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड बॉडीज में जो रिजर्वेशन मिला है उसके जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, जो मेन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो SC ST एंड OBCs होंगे। और वो वैरी करता है कि इस बार SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, ठीक है। हालांकि जब होता है रिजर्वेशन तो इन तीनों के लिए जो है प्रोपोर्शनली क्या किया जाता है, इलेक्शन कराया जाता है। अब जैसे 1/3 सीट आपसे कहा जा रहा है रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब 3 बार इलेक्शन होगा तो एक बार किसको मिलेगा? वुमेन को। एक बार किसको मिलता है? SCs ST एंड OBCs को। और एक बार सबके लिए जनरल 1 2 एंड 3। तभी तो कहोगे 1/3। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई सभी को? यस सर। सर ये वाला सर मतलब एक बार मतलब जो मेंबर्स है वो सारे वुमेन्स ही होंगी लोकल गवर्नमेंट। हाँ, सारे वुमेन्स होंगी। 3 बार अगर सर 1/3 का मतलब क्या? 3 बार इलेक्शन हुआ तो उसमें ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें सारी क्या होंगी? वुमेन होंगी। फिर एक बार ऐसा होगा जिसमें सभी क्या होंगे? SC ST एंड OBC होंगे। एक बार ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें सभी क्या होंगे? जनरल।
ये तो तो मैथ्स सर जानते हो ना, 1/3। यस सर, तो जनरल में भी वुमेन्स इंक्लूड हो सकती हैं, मतलब जनरल हाँ इलेक्शंस में? जनरल मतलब जनरल, बिल्कुल बिल्कुल सब आ जाएंगे टूट के इसमें, कि हम भी हैं ओके इसमें। सर। ठीक है, फिर इसके पंचायती बाद इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन हम्म, कमीशन होता है जो इसकी इलेक्शन कराता है। और स्टेट ये गवर्नमेंट चुनाव ही क्या करती है, अपने पावर और रेवेन्यू को शेयर करती है इससे, लोकल गवर्नमेंट से। यहाँ पे लिखो, इज दैट क्लियर? सर हाँ जी। सर पंचायती राज की जो होते हैं, जो पंचायत होती है, उनकी भी प्रॉपर टेस्ट होती है कि कौन बनेगा पंच सरपंच, ये सब? इलेक्शन होते हैं ना उनके। नहीं मतलब अभी एग्जामिनेशंस भी देते हैं कि वो बने, या फिर वो वैसे ही इलेक्ट कर देते हैं सीधा? इलेक्शन के यहाँ पे राइट है, वी हैव अ पॉलिटिकल राइट, यहाँ पे भी पॉलिटिकल राइट है, 21 ईयर्स एंड अबव अगर हैं और वोटर लिस्ट में नाम है तो यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन लोकल बॉडीज। मैं आया होगा पिछले साल, आई थिंक 9 क्लास में, 25 लोकसभा, 30 ईयर्स फॉर विधानसभा, और इसको सॉरी राज्यसभा, 25 ईयर्स फॉर लोकसभा, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, एंड सर 21 ईयर्स फॉर लोकल। यस। सर एक बार लास्ट पॉइंट समझा दो, स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर वो। हाँ, पावर और रेवेन्यू जो भी आप देखते हो लोकल गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है मेनली। ठीक है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज, न्यूज। ओके सर। ओके, मेन रोल लोकल बॉडीज में किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। सर केरला में कुछ 40% अपना मनी जो है वो पंचायत को दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, यस सर, वो तभी तो वो अब इसका कारण क्या है वहां पे ऐसा करने का? सर एजुकेशन प्रमोट, एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत ज्यादा अच्छे से। सर हेल्थ केयर नहीं है सर, इसलिए वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है। हाँ, लिटरेसी रेट, एजुकेशन मेन है, एजुकेशन हो गया तो हेल्थ वगैरह सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एजुकेशन और हेल्थ तो है ही, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, ह्यूमन पीपल एज रिसोर्स। यस सर। सर शायद आई लव दिस। सर हाँ बोलो। सर यहाँ के सर इलेक्शन भी लोकल 5 साल गवर्नमेंट में एक का बार होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड कितना है? क्या? लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स है ना? सर मेरे को पता नहीं था। 5 ईयर्स। सर फोर्थ पॉइंट समझा दो। क्या समझा दूं? फोर्थ पॉइंट क्या था? एन 1/4 एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक तो इलेक्शन कमीशन आपने पढ़ा होगा पिछले साल, जो कि क्या करता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। जब लोकल बॉडीज की बात आती है तो उनके लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सर वहाँ के एलजी को कौन चूज करता है? एलजी कहाँ से आ गए इसमें? सर एलजी सॉरी, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन में जो है, यस समवन इज सेइंग समथिंग, बोलो, कोई कुछ कह रहा है। यस, इलेक्शन कमीशन गवर्नर है। हाँ बोलो। सर यूनियन टेरिटरीज में पंचायत वगैरह होती हैं? यूनियन टेरिटरीज में पंचायत कहाँ होती है? नहीं होती है। ठीक है, ओके सर। सर यहाँ के इलेक्शन भी 5 साल में एक बार होते हैं। हाँ लोकल बॉडीज। चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो, अब यूनियन टेरिटरीज में किसी ने पूछा कि पंचायती होती है, तो पंचायत नहीं होगा क्योंकि विलेज एरिया लगभग नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ईडीएमसी, एनडीएमसी सुना है ना सब, एमसीडी। यस सर तो वही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वही म्यूनिसिपैलिटी है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रूरल गवर्नमेंट को क्या बुलाया जाता है? पंचायती राज। ठीक है, लिख लो इसको, सम फैक्ट्स को लिख लो। ठीक है, ये कहीं लिख लो।
विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज को बुलाएंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, इट विल हैव अ काउंसिल consisting of several ward members। इनको क्या बुलाया जाता है? पंच। और इनका एक हेड होगा जिसको बुलाएंगे सरपंच। इसमें क्या होगा? डायरेक्टली elected by all the adult population। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक टर्म पढ़ोगे ग्राम सभा। क्या पढ़ोगे? ग्राम सभा। कौन मेंबर होते हैं ग्राम सभा के? ऑल द वोटर्स। एग्जाम में कई बार आया है, ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज आर द, सर डीपीपी में भी था ये। हाँ, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज को ग्राम पंचायत बुलाया जाता है। उस ग्राम पंचायत में काउंसिल होता है जिसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये विलेज है। अब ये क्या है? वार्ड 1। अच्छा, मैंने आप लोगों को 9th में, अगर आप रहे होंगे, आप लोग सभी लोग 9th में पढ़ा होगा वार्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीट। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा होगा, क्या डिफरेंस है? जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा था, पूछा था। यस सर, यस सर। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे वार्ड नंबर मेंबर 1 मान लो। ठीक है, ये वार्ड मेंबर 2, ये वार्ड मेंबर 3, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 लोग खड़े होंगे, उसमें से कोई एक ही जीतेगा, एक वार्ड मेंबर, उसको पंच कहेंगे। यहाँ से भी कोई एक ही जीतेगा, यहाँ से भी कोई एक ही जीतेगा, ऑब्वियसली यहाँ से भी। यहाँ तो यहाँ पे क्या है? अलग अलग वार्ड मेंबर्स क्या होंगे? इलेक्ट होंगे, आएंगे। यहाँ के वार्ड मेंबर्स, यहाँ के जो इस वार्ड में रहने वाले लोग ही क्या करेंगे? वहां के वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। अब ओवरऑल जो पंच की यहाँ पे होती है, सरपंच की जो इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट होती है। सभी लोग, सभी वार्ड के मेंबर सभी वार्ड के लोग मिलके क्या करते हैं? जब ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज, ठीक है, वोट फॉर सरपंच। इनका एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है सरपंच का। 4-5 लोग हैं, उनमें से किसी एक को क्या किया? इलेक्ट कर लिया। बट वार्ड मेंबर्स क्या है? अलग अलग। अब जब मीटिंग बैठती है तो कौन बैठता है? सरपंच बैठेंगे और वार्ड मेंबर्स। वार्ड मेंबर 1, 2, 3 ये अपने अपने वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? एक बार दोबारा नहीं आया समझ, वार्ड क्या होता है सर? रिपीट कर दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। समझ नहीं ये लिखा सारा समझ नहीं पॉइंट, आया। ये पॉइंट सारा लिख लिया है? यस सर। ये मिटा दो। नो सर। कौन है ये? उत्कर्ष लग रहा है। उत्कर्ष हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, वैभव है शायद। सर लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ ग्राम सभा का। अच्छा, ये वैभव है सर। ये तो बताना जा रहा ऐसे वीकेंड बैच। यस सर। ओके, तुम लोगों के कई सारे नाम जो है मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद भी नहीं है। वीकडे में भी 2-4 बच्चे नाम नहीं याद है, अच्छा पढ़ते हैं। सर वार्ड क्या होता है? है? कर दीजिए। ये इरेज कर दो ना, फिर मैं समझा रहा हूँ अभी। अब देखो, ये बड़ा सा गांव है। अब इसमें ये वार्ड है, ये वार्ड, ये वार्ड, ये वार्ड, A, B, C, D, E, F। ठीक है, डिफरेंट वार्ड है। अब इस वार्ड में अलग अलग जो लोग रह रहे हैं, उसी में से कोई एक हो सकता है खड़ा हो चुनाव के लिए। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब कैंडिडेट हैं जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है, ड्रॉ कर लेना लाइन इसमें। हाँ, अब देखो पहले समझो, ये वार्ड ए है, वार्ड ए में 4 लोग हैं। सपोज यहां से कौन जीत के आता है? थर्ड। इस वाले में एफ में सेकंड जीत के आ रहा है। इस वाले में ई में कौन जीत के आ रहा है? फिर से थर्ड जीत के आ रहे हैं। सी में कौन जीत के आ रहा है? फर्स्ट जीत के आ रहे हैं। तो ये अलग अलग क्या हो गए? वार्ड मेंबर्स हो गए। क्या हो गए? वार्ड मेंबर्स। पंच इनको बुलाया जा सकता है। वार्ड मेंबर्स को क्या बुलाया जा सकता है? पंच। और इन पूरे गांव मिलकर क्या करती है? एक सरपंच को चुनती है, जिसका इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट। वो किसी वार्ड से बिलोंग करे ना करे, ये कोई मायने नहीं रखता। हालांकि कहीं ना कहीं से वो बिलोंग ही करता होगा, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, बट उसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। बट और ये वार्ड मेंबर्स का इलेक्शन वार्ड वाइज होता है। दैट्स ऑल। आप समझ में आया सभी को? सर वार्ड मेंबर्स में से कोई एक सरपंच बन सकता है? अगर वो वार्ड की अगर वो फाइट कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा सरपंच? सरपंच के लिए डिफरेंट आपको क्या होगा? अच्छा, वार्ड मेंबर, अगर जो सरपंच होगा वो वार्ड मेंबर नहीं होगा? नहीं, वो तो सरपंच के लिए अलग है फॉर्म और ये वार्ड मेंबर के लिए अलग। ओके सर, समझ गए। सर पर उसे उन्हीं में से किसी वार्ड में से होना पड़ेगा। हाँ, वो तो सरपंच है, ऑब्वियसली उसी गांव का है, तो किसी ना किसी वार्ड से तो होगा ही। बट उसने फाइल किया कि मुझे सरपंच का कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो वो डायरेक्ट सभी वार्ड के लोग उसको वोट करेंगे, सभी वोट करेंगे उसके। और ये सब तो वार्ड वाइज आके आए बैठे। सर हाँ, बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ सर, हर विलेज को फिर 4 वार्ड्स में ही डिवाइड किया जाता है? डिपेंड करता है विलेज के जो है साइज पे भी। अगर विलेज बहुत छोटा है तो क्या करते हैं, 2-3 विलेज को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, और उनका एक ही सरपंच बना दिया जाता है। वार्ड मेंबर्स अलग अलग होते हैं। सर लेकिन एक पंचायत में तो 5 ही लोग हो सकते हैं ना, तो सर 4 वार्ड मेंबर और एक सरपंच होगा, तो फिर 4 ही वार्ड होने चाहिए हर विलेज के। ये किसने बताया आपको कि 4 ही होंगे? किसी ने बताया है? कहीं पढ़ा है? सर पंचायत में तो 5 ही होंगे ना सर, तो एक अच्छा, तो सरपंच हो गया। अच्छा, पंचायत नाम है तो 5 ही रखोगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यस सर। नहीं, यहाँ पे लॉजिक मत लगाओ ये वाली, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। और चलो सर सर इसी को ग्राम पंचायत भी कहते हैं ना? किसको? सर ये जो मतलब सबको एक साथ। हाँ हाँ, ग्राम पंचायत इसी को कहते हैं ना, बताया मैंने। विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज एक ही ग्राम पंचायत में आ सकता है। अब देखो पंचायत में, अब आप देखोगे कि इसमें और क्या है, ये तो आप लोगों ने हालांकि पढ़ ही रखा है, फिर भी मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। ये पिरामिड क्लास 7 में पढ़ा होगा आई थिंक। सर क्लास 8 में। 8 में पढ़ा होगा, चलो ठीक है। विलेज, ब्लॉक, परिषद पढ़ा है ना सभी ने? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में आता था ये। हाँ, अब देखो फ्यू ग्राम पंचायत, सॉरी यस, फ्यू ग्राम पंचायत, ठीक है, इनको अगर ग्रुप कर दोगे टुगेदर तो क्या कहलाएंगे? पंचायत समिति। ये लिख लो, इसका अलग अलग नाम है, पंचायत समिति। इसी को ब्लॉक भी बुलाया जाता है और इसी को क्या बुलाया जाता है? मंडल। ओके, ये कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने इसकी बात कर ली, अब हम लोग फिर क्या करेंगे? इसके बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की। अब ये पंचायत समिति अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल अलग अलग जो हैं वो क्या होंगे? वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिला परिषद। क्या करेंगे? जिला परिषद, ठीक है। सेवरल पंचायत समिति, यहाँ पे सेवरल लगा लो, सेवरल वाले पंचायत मिलके क्या बनाएंगे? जिला परिषद। और इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स
आर इलेक्टेड। ठीक है, कोई सारे मेंबर्स क्या है इसके इलेक्टेड है। और इसके मेंबर्स और भी कौन हो सकते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। इसके मेंबर्स और भी कौन हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, MP सॉरी मेंबर्स ऑफ लोकसभा और and MLAs of that district। and some other officials। ये याद रखना कि कौन कौन इसके मेंबर हैं। सर सर काउंसिलर्स किस में आएंगे? अब इसी जिला परिषद में एक क्या होगा, चेयरपर्सन। क्या होगा, चेयरपर्सन, जो कि पॉलिटिकल हेड होगा। हाँ बोलो, कुछ कह रहा है। सर काउंसिलर्स होते हैं वो किस में आएंगे? कौन? काउंसिलर्स। काउंसलर्स, काउंसलर कौन से काउंसलर, किस काउंसलर की बात कर रहे हो? सर जो निगम पार्षद होते हैं। अच्छा MLCs के बारे में बात कर रहे हो? यस सर। MLCs के बारे में तो डिस्कशन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। हालांकि इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं जिला परिषद में। अब नॉमिनेट हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, जिला परिषद में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। सर मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्टेड, फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है सर? बहुत सारे लोग इसमें इलेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या, कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। जैसे आप देखते हो लोकसभा में नॉमिनेटेड होते हैं 2 एंग्लो इंडियंस, याद है? सर हाँ, वैसे नॉमिनेशन में भी होता है। अब डिपेंड करता है नॉमिनेशन किस तरीके का है, किसको नॉमिनेट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? ये सभी को आता है, समझ में आया? किसी को डाउट? सर नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? सर जिला नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेट करना। अब इसका मतलब कि अब जैसे 10 सीट है तो 8 पे इलेक्शन करा दिया, 2 को क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। अब वो नॉमिनेशन किसी भी फील्ड से किया जा सकता है, सोशल साइंस, ठीक है, आर्ट्स, वैसे ही। नॉमिनेशन का मतलब एलिमिनेशन होता है। नॉमिनेट का मतलब एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? अभी हिंदी नॉमिनेशन की क्या होगी, ये बता सकता है? मुझे हिंदी अभी याद नहीं आ रही है नॉमिनेशन की। नॉमिनेट, हाँ, नॉमिनेट क्या करना? चयन करना, नियुक्त करना। चयनित नहीं, इलेक्शन होगा तो। सर उपाधि देना, उपाधि देना, नाम सर चुन लेना होता है। सर नियुक्त करना, नियुक्त करना, यस, ये होगा एक तरीके से, नियुक्त कर लो। ठीक है, वो बिना इलेक्शन लड़े आ जाते हैं, ये जानो, नॉमिनेट कर देते हैं। ओके सर, एक मैंने अच्छे उल्टा ले लिया। हाँ, मैंने उल्टा मतलब ले लिया था। कोई बात नहीं, चलो ये क्लियर है सभी को? नहीं सर, जिला परिषद और पॉइंट समझ में नहीं आया। जिला परिषद देखो, कई सारे विलेज मिलके क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक का जो मेंबर होता है उसको कौन इलेक्ट करता है? पंचायत के मेंबर्स उस एरिया के, वहां के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सेवरल ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है, यू ऑल नो। ठीक है, तो पंचायत समिति, ब्लॉक मंडल मिलके जिला परिषद को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इसमें ज्यादातर इलेक्टेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, या कुछ एक ऑटोमेटिकली अपने उसके मेंबर बन जाते हैं, जैसे मेंबर ऑफ लोकसभा, वो भी उसी के मेंबर होते हैं। MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के MLA भी उसके क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और इनके जब जिला पारिषद हो जाएंगे, जो सेवरल जिला पारिषद बनेंगे, उनका एक चेयरपर्सन होगा जो पॉलिटिकल हेड होगा। उनमें से भी एक इलेक्ट होकर क्या बनेगा, चेयरपर्सन। जिला पारिषद का क्या होता है, चेयरपर्सन, हेड, वो पॉलिटिकल हेड होता है क्या, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। सर उसे कौन इलेक्ट करता है? यहाँ कई लोग जिला पारिषद वाले ही और ये पंचायत वाले ही लोग करेंगे चेयरपर्सन का इलेक्शन में। सर ठीक है सर, तो इतना ही आपको इसमें जानना है। ठीक है सर, मतलब पंच भी पंचायत समिति के मेंबर होंगे, हो सकते हैं? पंच भी पंचायत समिति के, यस।
मेंबर में इन द सेंस इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट करते हैं। बीडीसी वगैरह नाम सुना होगा आपने, प्रधान, बीडीसी इलेक्शन में आते हैं। चलो नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है आपको, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज अगर देखा जाए तो बिग सिटीज में, ऐसे लिख लो, बिग सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज, सॉरी म्युनिसिपैलिटीज टाउन्स में होंगे, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपके क्या होंगे? बिग सिटीज में होंगे। यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे भी देखते हो ना, चुनाव वगैरह होते हैं म्युनिसिपल के। यस सर, एमसीडी के चुनाव। हाँ, म्युनिसिपल चेयरपर्सन क्या है? मेयर। पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपल चेयरपर्सन होगा, ओके। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का किसने कहा था अभी? मेयर। सर मैंने। हाँ, याद रखिएगा, ये मेयर वाला क्वेश्चन एमटीएससी में आया हुआ है, बस इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। तो इस तरीके से देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या हुई है, ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हुई है। सर मेयर कौन? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया इंक्रीज्ड ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर यस। सर मेयर कौन होता है? मेयर हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो पंचायत का पंचायत का आपका पंचायती में विलेज लेवल पे सरपंच होता है, प्रधान। सर पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है ना सर, म्युनिसिपैलिटी का हेड तो। हाँ, म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपैलिटी का, जो कि आपके टाउन में काम करते हैं। अगर बिग कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो बिग सिटीज में होते हैं, तो उसमें कौन होगा? मेयर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर मेयर को इलेक्ट कौन करता है? मेयर का इलेक्शन ये रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं, ठीक है। सर मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है ना। हाँ सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज ये इंडिपेंडेंट होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब अलग अलग जो है कि सिटीज के हिसाब से इसको डिमार्केट किया गया है। अब देखो टाउन क्या होता है, सिटीज से छोटा होता है, तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज छोटे मोटे वो हो गए, वो जो है उसको देख रेख करते हैं। अगर शहर बड़े हैं जहाँ पे काम जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो उस जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सेटअप किया जाता है। जैसे कि इन केस ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो आपको 3 एमसीडीज मिलते हैं, 3 ही है ना? कितने एमसीडीज हैं? 3 है। यस सर। यस सर। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स बना लेना इस पे। इज दैट क्लियर? डिसेंट्रलाइज कैसे? ये सब क्लियर है? सर डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इंक्रीज करता है पॉलिटिकल पर? डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इंक्रीज करता है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब लोकल गवर्नमेंट हो गया, सो जब लोकल गवर्नमेंट है तो क्या होगा कि ओके, अब यहाँ के लोग इसमें क्या करेंगे, इस लोकल गवर्नमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे,
और सोचेंगे कि हम भी क्या करें, लोग इसमें इन्वॉल्व होके अपने एरिया को देख रेख करें। तो कुछ लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, कुछ लोग जो होंगे वहां पे वो इलेक्शन जो है वोट देने के लिए जाएंगे। वोट देने के लिए जाएंगे तो अपने कंसर्न को रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे लोकल लेवल पे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक तो सेंट्रल लेवल पे होता है, एक तो हो गया आपके स्टेट लेवल पे। अभी तक तो इसी में लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है पोजीशंस के लिए या सेंटर की या लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है और लोग उसी में क्या करते हैं, वोट देते हैं। फिर कुछ स्टेट लेवल पे करते हैं, अब क्या होगा, लोकल लेवल पे भी करेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा या घटेगा? पार्टिसिपेशन बढ़ेगा या घटेगा लोगों का? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा। पहले 2 ही लेवल तक था, अब 3 लेवल हो गया। तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में। तो डेमोक्रेसी और डीपेन होगा या नहीं होगा? सर और डीपेन होगा। सर डीपेन होगा। और डीपेन होगा। डीपेन होगा। या फिर इसको डीपेन ना करके एक्सपैंड कहो, एक्सपैंड होगा। और इज दैट क्लियर? यस सर। सर हाँ सर, तो मतलब जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो फेडरल कंट्री होगा ही होगा। फेडरल कंट्री होगा ही होगा, ठीक है। अब कुछ फेडरल कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ही सिटी के अंदर चेयरपर्सन और मेयर हो सकते हैं क्या? एक ही सिटी के अंदर चेयरपर्सन और मेयर हो सकते हैं एक ही सिटी के अंदर चेयरपर्सन और मेयर? यस सर। अगर वो बिग सिटी है तो उसमें चेयरपर्सन और मेयर कैसे होंगे? जैसे दिल्ली है तो इसमें चेयरपर्सन मेयर दोनों हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। मेयर है, चेयरपर्सन। सर कौन है मेयर? सर चेयरपर्सन और मेयर दोनों एक ही तो हुआ ना। हाँ, तो वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए चेयरपर्सन यूज किया गया जो टाउन में है, और जो है कि बिग सिटीज के लिए मेयर। बात तो एक ही है, काम एक ही है। ओके सर। हाँ, वो छोटे लेवल पे, थोड़ा बड़े लेवल पे, दैट्स ऑल। काम एक ही करना है। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स में। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मैंने बहुत समझा रखा है। डेवलपमेंट में जो नोशन होता है डेवलपमेंट का, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट is different to different people. The notion of development is different to different people. What is development for one may not be development for other. It can be disastrous also. ठीक है, या इसको डिस्ट्रक्टिव कह लो। डेवलपमेंट के बारे में बहुत बातें हुई हैं। डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग लोगों से पूछोगे तो उनके लिए डेवलपमेंट का नोशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अब देखो, वर्कर्स, एक लेबरर, फार्म लेबरर, ठीक है, और एक बिग फार्मर मान लो। इनके बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या चाहेंगे, बेटर वेजेस। बेटर वेजेस इनको चाहिए, किसको, लेबरर्स को बेटर वेजेस चाहिए। और फिर उसके बाद बेटर वेजेस के अलावा और क्या चाहिए इनको, इक्वालिटी चाहिए, लेस वर्किंग आवर कह सकते हो, ठीक है। तो इनका अपना नोशन डेवलपमेंट का अलग होगा। बिग फार्मर का क्या होगा, बेटर एमएसपी कह देंगे। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ा है ना फूड सिक्योरिटी में? यस सर, जो एफसीआई प्रोवाइड करती है। हाँ, और फिर लेस वेजेस, ये वर्कर्स को क्या चाहेंगे, चीप लेबर चाहेंगे। लेस वेजेस हियर मींस चीप वेजेस,
cheap laborer, better infrastructure. ठीक है। अब क्या है देखो, यहाँ पे इनको बेटर वेजेस चाहिए लेबरर्स को, और यहाँ पे पिग फार्मर को क्या चाहिए? चीप वेजेस फॉर लेबरर्स। तो ये कन्फ्लिक्टिंग है थोड़ा सा। यस सर। यस सर। यस सर। ये Yes, क्वेश्चन sir. एग्जाम में आ सकता है। द नोशन ऑफ उनके डेवलपमेंट development इज टू डिफरेंट पीपल, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव आल्सो। ऐसे लिख के क्या लिख देंगे? एक्सप्लेन। ऐसे क्या लिख के कर देंगे? एक्सप्लेन। तो इस तरीके का एग्जांपल दे दो, या इसके अलावा सर बिल्डिंग ऑफ डैम्स। हाँ, इसके अलावा इंडस्ट्रियल। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? आप सभी के पास बुक है आपकी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Wait for a while. Let it be open. डेवलपमेंट सभी ने पढ़ लिया है स्कूल में? नो सर। पहले पढ़ाते। यस सर। यस सर मेरे को यस सर हमारा खत्म हो गया। चलो ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। वेरी गुड। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप समझ में आ रहा है स्कूल में? सर वो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल भी समझ स्टार्ट नहीं हुआ सर, समझ में नहीं आता है। मेरा हो गया ऑनलाइन क्लासेस सर, मेरा हो गया सर, मेरा हो गया। टीचर्स बस पढ़ देती है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता, सोने लग जाता हूँ मैं। मेरे क्लास में तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, आपकी क्लास में तो बैक टू बैक आंसर दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अब देखो, मैंने यही बात बताई है, लैंडलेस लेबरर। ये क्वेश्चन ऐसे जो है कि 1 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है? आप पेपर उठा के देख लो पिछले 2 साल का, तो एक में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट विल बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबरर। तो इसके लिए क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ठीक है? लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन and that too can become leader in the village। किसी की तरह का सोशल भेदभाव ना हो, ठीक है? और वो भी विलेज का क्या बन सके? लीडर बन सके। ओके, उसके बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड हो, और उसके लिए ज्यादा वर्क जो है, ज्यादा वर्क मिले और बेटर वेजेस मिले। ये क्या होगा? अ डेवलपमेंटल गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर। और इन केस ऑफ प्रॉस्परस फार्मर्स, उसका क्या होगा? पर्टिकुलरली इन पंजाब में है तो ये चाहेगा हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी मैंने बताया आप लोगों को, बताया या नहीं बताया? यस सर। यस सर। यस सर। और उसके बाद हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर भी चाहिए इसको, ये भी मैंने बताया अभी। यस ठीक है? सर। और अपने बच्चों को ये अब्रॉड भेज सके। अब देखो, इसका नोशन डेवलपमेंट का अलग है और इसका नोशन डेवलपमेंट का अलग है। इन दोनों का नोशन क्या है? अलग अलग है। अब देखो, गर्ल के केस में देखो, ये आप लोग अपने से फिल करेंगे इसको। ओके, ये आपको सोचना है कि इनके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इसका क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? कि दैट यूथ शुड गेट जॉब एज पर हिज और हर क्वालिफिकेशन। बेटर अर्निंग जॉब मिल सके सर, जॉब मिल एक बेटर अच्छी जॉब हाई सपोर्ट इनकम जॉब, हाई इनकम जॉब। यस, उसमें होगा कि अनएम्प्लॉयड यूथ ये एक्सपेक्ट करेगा कि ही शुड जॉब गेट, सिक्योरिटी हो, he or she should get employment as per his or her qualification, a better employment, a better wages, a wage, social security and all, lot of things। ठीक है? अब एक गर्ल के केस में देखो क्या है, what development goal a girl in urban family has, she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life। देखो कितना सिंपल सी बात है, but still for her it is a developmental goal।
उसको उतने ही फ्रीडम चाहिए जैसे कि उसके ब्रदर को मिल रही है, और उसके पास भी ये क्या हो, फ्रीडम हो कि वो जो करना चाहती हैं वो क्या कर सकें। ठीक है, वो भी अब्रॉड जाके क्या कर सकें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस 3 पॉइंट्स। और बाकी जो हैं आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आंसर करेंगे, एक बार अपने से घर पे बनाएंगे सभी। सर अबॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन सर एक बार ये आदिवासी बता दो, नर्मदा वैली का। सर आदिवासी का क्या कौन सा? होगा? आदिवासी का क्या सर होगा? ये आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली मतलब दिस आदिवासी, ये आदिवासी को सोशल करना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नर्मदा अरे सभी लोग अपने माइक को पहले म्यूट, सभी लोग एक साथ कंपनसेशन फॉर हिज डिस्प्लेसमेंट। उनका हाउस शिफ्ट नहीं होना चाहिए। माइक सर दे शुड हाउस शिफ्ट देयर एरिया। लिसन टू मी फर्स्ट, एफोरेस्टेशन होनी चाहिए। माइक को पहले बंद करो, लिसन मी फर्स्ट। एक आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, an Adivasi from Narmada Valley, what will he will expect that he will not like to rehabilitate himself, ठीक है, he will like to settle in that valley because नर्मदा वैली में अभी आपने नर्मदा जो है कि वैली पे आपने देखा होगा डैम बना है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे। तो वो सरदार सरोवर डैम की बनने की वजह से लोगों को क्या करना पड़ा है, रिहैबिलिटेट, रीसेटल होना पड़ा है, और उसके वजह से वहां की जो वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना थी वो क्या हुई है, ग्रेटली हैम्पर्ड हुई है। एक आदिवासी का घर, एक एक्चुअल घर क्या होता है, एक वो फ्लोरा एंड फौना, वो वेजिटेशन, वो फॉरेस्ट, वही उसका क्या है, अपना घर है। तो उसके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होगा कि ये जो यहाँ पे डैम बन रहा है वो डैम ना बने, उसका जो घर है वो वहीं पे घर बना रहे, कोई भी सरकारी आदमी जो है कि उसके घर को ना उजाड़े। ठीक है, तो यही उसका क्या होगा, डेवलपमेंटल गोल। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा है, बट यही उसका क्या होगा, डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? सर अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली को क्या होगा? अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली वो सोचेगा उसको आईफोन 6 मिल जाए या 7, 8 जो भी आ गया हो मार्केट में, घूमने के लिए फरारी मिल जाए, ठीक है, पढ़ने को कोई ना कहे। सर ऐसा लिख सकते हैं? नहीं सर ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख नहीं सकते, बट ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो पढ़ने के लिए या अमेरिका चला जाए, ओके, उसको पढ़ाई, अगर वो पढ़ रहा है तो, अगर नहीं तो फिर वो कोशिश करेंगे पढ़े ना, वो एक बिजनेस को अपना ओपन कर ले, बिजनेस चलाए। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट, इसमें गलत नहीं हो। ठीक है सर, वो दुगना अमीर हो जाए, दुगना अमीर हो जाए। ठीक है, हालांकि ये तो उसके पिताजी सोचेंगे। ठीक है सर, ये सब क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएंगे ना? नहीं आएंगे, उसको आपको खुद से समझ के बोलना है। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या at a time 2 person or group of person may seek things which are conflicting। अब ये conflicting वाला याद रखना। A girl expect as much freedom and opportunities as her brother, and that he also should work। Her brother may not like। The family in India you will find क्या होता है, most of the family में कौन घर पे काम करता है, गर्ल। ठीक है, कि घर पे काम करना है, घर को देखना है, एंड ऑल। ठीक है, बॉयज आर नॉट सपोज टू डू दिस। तो फॉर गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या होगा कि वो उनका जो भाई है, ठीक है, वो भी क्या करे, घर पे आए और झाड़ू वगैरह लगाए, झाड़ू पोछा, सपोज इन केस मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यूटेंसिल्स साफ करे। ठीक है, ये बॉय, ये गर्ल क्या करेगी, डेवलपमेंट गोल होगा इसके लिए कि मैं जो काम कर रही हूँ घर पे, ठीक है, वो क्या कौन काम करे, ये बॉय भी करे। इनके लिए क्या हो गया, ये डिजास्टरस हो गया। ठीक है, वो ये क्या कन्फ्लिक्टिंग हो गया, डिजास्टरस हो गया कि मैं ये क्यों काम करूं, मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं करूंगा। तो ये वैरी करता है। ठीक है, अब दूसरा केस देखो कि डैम का है। डैम के केस में क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेंगे कि डैम बनते रहे। ये सब एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। डैम के केस में इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेंगे डैम बने ताकि क्या हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और जो है कि वाटर का बेहतर इस्तेमाल हो इरिगेशन वगैरह में, हालांकि वो फार्मर्स के लिए भी बेटरमेंट है। तो मेन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट विल वांट
ठीक है, टू बिल्ड अप डैम्स। बट अगर वहीं देखो तो आदिवासी वगैरह और द पीपल हु आर लिविंग इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस डैम विल नेवर वांट टू बिल्ड अ डैम। वो छोटे मोटे डैम्स तो बन जाए ठीक है, बट ये बड़े बड़े डैम्स ना बने, उनके घर टूट जाते हैं, उनको जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। ओके, तो वो नहीं चाहेंगे। तो इनके लिए तो डेवलपमेंटल है, बट इनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सर उनके लैंड सबमर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। तो इसमें हम कंक्लूड क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ये टॉपिक क्लियर हुआ? यस किसी को डाउट? यस सर। Yes, sir. अदर गोल अब इनकम एनीथिंग सर मेट्रो के भी तो एग्जांपल है ना। इनकम एंड, हाँ वो एग्जांपल दे थे ना, अब इधर पहले देखो। इनकम एंड अदर गोल, this is not working, I think. Okay. Income and other goal. अदर गोल्स। तो देखो मटेरियलिस्टिक लाइफ तो ठीक है, दैट यू नीड डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे। ठीक है, आपको पैसे मिल गए, क्या पैसे ही सब कुछ हैं? क्या नॉन मटेरियल? सर यस सर। सब कुछ है? यस सर। नो सर। नॉन मटेरियल गुड रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पैसा तो एक जरिया है, मतलब एक मटेरियल गुड्स या मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए, एक लिविंग स्टैंडर्ड बनाने रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। बट नॉन मटेरियल गुड्स भी क्या रखते हैं? इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, अब इसमें क्या है जो कि इंक्लूडेड होगा? जैसे कि आपका इक्वल ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन समवेयर। इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्रीडम, फिर नेक्स्ट रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, Sir, good and healthy environment. सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हाँ, अब ये तीन यहाँ पे और लिखो। हेल्थ सर, हेल्थ हेल्थ, यस। तो अब ये सारी चीजें एक्सेट्रा मैंने लिख दिया वैसे, तो ये सारी चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि इक्वल ट्रीटमेंट पैसे से नहीं मिलती है। जब लोग चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट मिले, देना चाहेंगे तभी ये मिलेगी। फ्रीडम पैसे से नहीं मिलती है, सिक्योरिटी पैसे से नहीं मिलती है। पैसा एक्चुअली जब बढ़ जाता है तो सिक्योरिटी और क्या हो जाती है? खतरे में आ जाती है। रेस्पेक्ट, पैसे से रेस्पेक्ट नहीं होता। इफ यू आर लिविंग इन सोसाइटी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पीपल विल रेस्पेक्ट यू। ठीक है, तो इसके अलावा भी चीजें जरूरी होती हैं लाइफ में, पैसे के अलावा भी, तो और वो ये सारी चीजें हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप अगर देखो, फ्रेंडशिप प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। आज के डेट में कोविड-19 है, इफ यू आर लिविंग इन योर होम, एट योर होम, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो यू ऑल आर फीलिंग गुड एट ऑल, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते। क्लासरूम का जो माहौल था, साथ में बैठ के पढ़ते थे,
ठीक है, डिस्कशन होता था, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता था, वो सब खत्म है, घर पे बैठ के अकेले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। और क्या फ्रेंडशिप ऐसे से आती है? नहीं। एक मूवी आपने सुना होगा ना, क्या नाम था उस मूवी का, मुझे याद नहीं है, दीवार है आई थिंक। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? क्या बताता है? यस सर, दीवार है। मेरे पास माँ है। क्या बताता है? माँ है मेरे पास। मेरे पास माँ है। तुम लोग ये एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। तो ये बताई जा रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पैसे के अलावा भी क्या करती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं और मायने रखती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, फॉर डेवलपमेंट, write it down, can be asked in your examination. For development, people look at a mix of goals. Okay, अब ये देख लो मिक्स ऑफ गोल्स में क्या होगा। तो समझो जॉब 1 है और ये जॉब 2 है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? हाई सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है? पीएफ बोनस मिलता है? नहीं। एनवायरनमेंट अच्छा है? कौन सी एनवायरनमेंट? वर्किंग एनवायरनमेंट ऑब्वियसली नहीं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर है? नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम होम, ये डिस्टेंस फ्रॉम होम रहने दो अभी। जॉब सिक्योरिटी है? एक्सेस टू मार्केट, जॉब सिक्योरिटी है? नहीं। और एनवायरनमेंट बोनस और यस पेड लीव सर, पेड लीव है सर, पेड लीव्स विद नहीं। अब यहाँ पे क्या है? लेस सैलरी। क्या बोनस है? वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है? अच्छा है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अच्छा है। जॉब सिक्योरिटी है। पेड लीव है। बताओ हाई सैलरी लोगे या लो सैलरी? लेस सैलरी? हाई सैलरी। लो सैलरी, लेस सैलरी सर, हाई सैलरी, हाई सैलरी, सर, हाई दोनों नहीं छोड़ सकते। बोलता है वर्किंग आवर्स फिक्स जॉब है। लोग सुनो पहले, वर्किंग आवर्स नॉट फिक्स्ड, इसमें क्या है कौन सा लोग? सर अब लोग जो समझदार हैं वो सेकंड लेंगे। सैलरी लो है, लो ये सारे बेनिफिट्स तो हैं सर। सेकंड इन बेनिफिट्स का क्या? ये तो ये सब दे ही नहीं रहे। हाई सैलरी दे रहे हैं और जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। हाई सैलरी भी दे रहे हो, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। कल को कह दो कल रहने दो, कल से मत आना। यहाँ पे तो ये नहीं कहेंगे, एटलीस्ट जो है तुम्हें काम पे तो रखेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। So for development, people look at a mix of goals. That is what I am saying. ठीक है, so these are the mix of goals. ऐसा नहीं है कि हाई सैलरी मिला और भागने लगे इसी के पीछे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। You will have to look other goals also कि ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Is that clear? सर दोनों नहीं छोड़ सकते। यस सर। यस सर। दोनों क्यों सब करोगे क्या? घर पे बैठे रहोगे? अब देखो यस सर। इसके बाद सर जो अनएम्प्लॉयड है, यूथ है, सर दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। दूसरी जॉब मैंने कंपेयर यहाँ पे करने के लिए कहा था। अब आप ठीक है, सौम्या बोल रही हो? नहीं सर मैंने नहीं बोला, नहीं सर मैंने नहीं बोला। किसने कहा ये? अरे नाम बताइए। ऐश्वर्या। यस, आप दूसरी जॉब ठीक है, आप दूसरी जॉब ढूंढ सकती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आप कंपेयर करिए, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में बनते ही हाँ, आप ऐसे जॉब को खोजिए जहाँ पे सैलरी भी हाई हो और बाकी डेवलपमेंटल गोल्स भी हो, तब तो वो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट। हाउएवर इट इज आल्सो द केस दैट, अब केस ऑफ वुमेन देखो, वुमेन के केस में क्या होगा कि अगर वुमेन को वर्क मिलता है, ठीक है, ये सब अंडरलाइन कर लेना वुमेन वाला केस, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women in working outside. A safe and secure environment may allow more women
to take up a variety of jobs or run a business. Okay, for women also. Okay, if a woman is working outside, her dignity increases accordingly. ठीक है, हाउस वर्क में भी उसकी शेयरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सोसाइटी में भी एक रेपो बनता है. तो इन दिस वे अ डेवलपमेंटल गोल है वुमेन का. व्हाई वुमेन वांट टू वर्क आउटसाइड? बिकॉज दे सी दैट they will get a multiple benefits from working outside. पहली बात तो वो घर के लिए इनकम जनरेट करेंगी. सेकंड कि दूसरी वुमेन्स जो कि अभी पीछे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेंगी, वो भी क्या करेंगी, अपने को अपना खुद को एडुकेट करेंगी और अपना इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज करेंगे. ओके, सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस होगा उस वर्किंग वुमेन का कि नो शी इज वर्किंग समवेयर. सो इन दैट सेंस a women will also look at a mix of goals. समझ में आया ये पॉइंट? Yes. इससे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप लोग? Yes sir. You will prepare पहले वाले टॉपिक जो ये था इस पे भी शॉर्ट नोट बनेगा. ओके सर. और इस पे भी बनेगा. सर. यस सर. अभी रुक जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो सर तो मोस्टली ओके अभी रुक जाओ. इसके कहां कर रहे? अब देखो नेशनल डेवलपमेंट में भी देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है, अब जैसे कि सर टाइम, वेट फॉर अ मिनट. ठीक है, आई विल टेक 5 minutes ओनली. अब आप लोग क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछते हो, आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हो, तो उसको भी तो आंसर देना पड़ता है. मैं क्या कह रहा था, नेशनल डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट भी देखो तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. कोई कहेगा कि जो है कि ऑर्गेनाइज, सारे सेक्टर को ऑर्गेनाइज बना दो. कोई कहेगा नहीं, सबको अनऑर्गेनाइज कर दो. ठीक है, कोई कहेगा प्राइवेटाइजेशन कर दो पूरी तरीके से, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही ना हो. ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए क्या है, अलग अलग व्यूज है. कोई कहेगा सिर्फ एक ही कास्ट रहे इंडिया में, बाकी सारे कास्ट को हटा दो. कोई कहते कोई एक ही रिलीजन कह रहे इंडिया में, बाकी सारे रिलीजन हटा दो. क्योंकि इस पे क्या होता है, फाइट होती है ना. सर आपका वॉइस ढंग से नहीं आ रहा है. और डेवलपमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, डेवलपमेंट इंक्रीज होगा. तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने नोशंस दे सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, जो कि पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकते हमेशा. अगर हम नेशन को कंपेयर कर रहे हैं, कि हम अगर कंपेयर करते हैं नेशन का, कंपेयर अगर कर रहे हैं नेशन को, तो जो सबसे एक्सेप्टेबल तरीका है वो है क्या, एवरेज इनकम. क्या है, एवरेज इनकम. एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. क्या होता है पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ये लिख लो सभी, अपॉन टोटल पॉपुलेशन. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर, समझ आ रहा है. फॉर्मूला कैलकुलेट करने का. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम. इसी के बेसिस पे कंट्री के जो है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे उसको कैलकुलेट किया जाता है. अब देखो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, अब आपके बुक में हालांकि अलग अलग डेटा गिवन है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये टीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लेके आता है, वर्ल्ड बैंक. ओके, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2006 का मैं बता रहा हूँ डेटा. ठीक है, आपकी किताब में अलग हो सकता है. 4,53,000 पर एनम अगर कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम है. क्या है, पर कैपिटा इनकम. ये डॉलर्स है. हाँ,
ये रुपए में है, ठीक है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, रिच कंट्री। सर जिसका 33 लाख कुछ करके। हाँ, या जिसका 37,000 कंट्री के टोटल और लेस इनकम का है, मतलब क्या हुआ? टैक्सेस। 37,000 और लेस है, उसको लो इनकम कंट्रीज में लाते हैं। और इंडिया क्या है, लो इनकम में आता है। सर लो इनकम। सर 37,000 होगा कि 3,70,000, मतलब 37,000 सर बहुत कम नहीं हो गया? पर कैपिटा है, हर व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लो। सही, डॉलर से रुपीस है। रुपीस है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको रुपीस, ये 2004 का है डेटा। ठीक है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था 2006 में, उन्होंने 2004 का डेटा उठाया और रुपीस 4 लाख डॉलर्स में देने इसलिए पूछ रहा हूं। और यहाँ पे किसी में डॉलर में भी दिया होगा, वो भी ठीक है, आप अपने डेटा को लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे रुपीस के टर्म में दिया है 4,53,000 2004 में, 37,000 ये लो इनकम कैटेगरीज में आ जाएगा। ठीक है, और इंडिया का कितना है? ईयर का है क्या? इंडिया का कितना है? 28,000 पर एनम। सर ये पर ईयर है? हाँ, पर एनम मींस पर ईयर। दिस इज नॉट 27, दिस इज एक्चुअली 28। ठीक है, यस सर मेरी एनसीईआरटी में ये डेटा डॉलर्स में दे रखा है। कोई बात नहीं, आप डॉलर भी जो है यूज कर सकते हो। सर लेकिन अगर इंडिया रुपये में आ गया और हमने डॉलर में याद करके गए तो फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगा, नहीं होगा सर। अभी मेरा अभी भी लो इनकम में 2016 है। हाँ, इंडिया भी लो मिडिल में आता है। ठीक है सर, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पर कैपिटा इनकम देखते हैं, वन ऑफ द मेन पैरामीटर। हालांकि अब तो क्या हो गया है, अब ओवरऑल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, हेल्थ होता है, या हेल्थ कह लो, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद एजुकेशन होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको और थॉरली हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सभी पढ़ के आएंगे, ठीक है? यहाँ तक सभी लोग पढ़ के आएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट, प्रॉब्लम?